हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है 7 मई 1861 को कलकत्ता में। ये एक प्रोलिफिक राइटर और थिंकर्स रहते हैं जिन्होंने पोएट्री को लिखा, नोवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज को लिखा, प्लेज को लिखा और कई एसेज भी इन्होंने लिखे। इन्हें पॉपुलरली गुरुदेव और द बर्ड ऑफ बंगाल्स के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें कंसीडर किया जाता है इंडिया का नेशनल पोएट के रूप में, क्योंकि इन्होंने इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको इन्होंने लिखा था। साथ ही साथ ये राइटर और कंपोजर माने जाते हैं नेशनल एंथम ऑफ बंगाल्स के भी, जो अमर सोनार बंगला है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वह भी इनके वर्क से इंस्पायर रहा है। इनके जो सॉन्ग्स रहे हैं उनको पॉपुलरली रवीन्द्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव करते हैं नोबेल प्राइज को इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर्स में 1913 में अपने वर्क गीतांजलि के लिए। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें ये नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी को जो महात्मा का टाइटल दिया गया था वह कहा जाता है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था। वहीं पर गांधी जी इनको गुरुदेव का टाइटल देते हैं और गुरुदेव कहकर इन्हें पुकारते थे। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की अवार्ड दिया जाता है किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, लेकिन ये इस अवार्ड को रिटर्न कर देते हैं। जो नाइटहुड का अवार्ड है 1919 में जलियांवाला बाग के मस्कर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में। ये इटेब्लिश करते हैं श्री निकेतन को, जो इंस्टीट्यूट होता है रूरल कंस्ट्रक्शंस का। 1913 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें डीलिट की डिग्री दी जाती है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है 1940 में शांति निकेतन में। ये इनकी मृत्यु होती है 7 अगस्त 1941 को। रामचंद्र गुहा जो राइटर हैं, बुक मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जो 2010 में पब्लिश होती है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को वन ऑफ द 4 फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। अदर जो पीपल्स थे 4 फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसमें महात्मा गांधी का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है और डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आता है। ये रामचंद्र गुहा के अनुसार है। वहीं पर अल्बर्ट स्विट्जर जो अनादर नोबेल लॉरेट्स हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को द गोएथे ऑफ इंडिया कहकर पुकारते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो 1946 में पब्लिश होती है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को इंडियाज इंटरनेशनलिस्ट पर एक्सीलेंस कहकर पुकारते हैं। अब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के जो मेन वर्क्स हैं उसको देख लेते हैं। तो इनका वर्क है गीतांजलि, जिसका मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफरिंग टू गॉड। ये कलेक्शंस ऑफ पोएम है। इसको ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। अदर जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है चोकरवाली, स्वदेशी समाज, गोरा, घरे बाहरे, नेशनलिज्म इन इंडिया, द रिलीजन ऑफ मैन, इन 4 अध्याय। अब आइए रविन्द्रनाथ टैगोर के जो प्रमुख आइडियाज हैं, पॉलिटिकल आइडियाज, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनके नेशनलिज्म के लेकर क्या आइडिया है उसको समझ लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1917 में ऐसे लिखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं अग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को, और ये डेवलप करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं डेवलपिंग ए नेशनल कॉन्शियसनेस। नेशनल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, जो इंडियन कल्चर्स के पर आधारित होना चाहिए। ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म है, अगर ये फोर्स के द्वारा इम्पोज किया जाता है किसी भी व्यक्ति पर, तो ये डिस्ट्रक्टिव का कार्य करेगा, इंडिया के लिए फायदा, इंडिया को फायदा नहीं पहुंचाएगा बल्कि डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। वो अगेंस्ट है पेट्रियोटिज्म के। वो फर्मली बिलीव करते हैं कि कभी भी जो पेट्रियोटिज्म है वो ह्यूमैनिटी को सुपरसीड नहीं करना चाहिए, मानवता को सबसे ऊपर वो रखते हैं। इनका जो फेमस स्टेटमेंट है या कोट्स है वो है, पेट्रियोटिज्म कांट बी अवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, आई विल नेवर अलाउ पेट्रियोटिज्म टू ट्रम्प ओवर द ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। यानी कि जो पेट्रियोटिज्म है वो हमारा कभी फाइनल शेल्टर नहीं हो सकता या फाइनल गोल कभी भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं कभी भी पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति को ऊपर नहीं रखूंगा मानवता से जब तक कि मैं जिंदा हूं। उनका जो ये आउटलुक है, ये जो दृष्टिकोण है, वो उनके
इंटरनेशनलिज्म और जो विश्व विरोध का कॉन्शियसनेस है, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस का जो विचारधारा है उस पर आधारित है, जहां पर ईच नेशंस कंट्रीब्यूट करेंगे कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। सभी नेशन एक साथ मिलकर ह्यूमैनिटी जो मानवता है उसके प्रोग्रेस में काम करेंगे, मदद करेंगे। वो एडवोकेट करते हैं, जस्टिस का वकालत करते हैं, ट्रुथ की वकालत करते हैं और एम्पैथी को, ना कि नैरो सेल्फ इंटरेस्ट को। ये प्रपोज करते हैं रिवाइवल ऑफ कम्युनिटी फेस्टिवल, यानी जो कम्युनिटी फेस्टिवल्स हैं इनको रिवाइव किया जाना चाहिए, ताकि जो यूनिटी है इंडिया के डाइवर्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके बीच एक एकता बने, यूनिटी स्थापित हो। फिर इनके कॉस्मोपॉलिटन को लेकर क्या विचार है, कॉस्मोपॉलिटिजन को लेकर, तो उसको देख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो क्रिटिक है अग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म का, वो अलाइन करता है, जुड़ा हुआ है इनके आइडियल ऑफ कॉस्मोपॉलिटिज्म से। जो कॉस्मोपॉलिटिज्म है वो एडवोकेट करता है इक्वल रिस्पेक्ट एंड मोरल कंसिडरेशंस के लिए ऑल पीपल्स, यानी सभी व्यक्ति को समान सम्मान दिया जाए और नैतिकता पर आधारित मानवता होनी चाहिए, सभी व्यक्ति को समान देखा जाए नैतिकता के आधार पर। उनका नेशनलिटी क्या है वो इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए। इनका जो विजन है कॉस्मोपॉलिटिज्म का, इसकी जड़ें हैं कोऑपरेशंस में, को एग्जिस्टेंस में, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन के थ्रू वो कोऑपरेशंस की बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, जो ट्रांसेंड करेगा नेशनल बाउंड्रीज को और ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी को ध्यान में रखकर काम करेगा, यानी ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी के लिए वर्क करेगा, उसके प्रोग्रेस के लिए वर्क करेगा। वो अपोज करते हैं किसी भी प्रकार के सेल्फिश नेशनलिज्म का। टैगोर एक्नॉलेज करते हैं कि जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हैं वो यूरोपियन इनलाइटनमेंट पीरियड में दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में ये डिस्टार्ट हो जाती है, इसका पतन हो जाता है जब नेशनलिस्ट इंपीरियज्म 20वीं सेंचुरी में यूरोप में हमको दिखाई देता है। इनका जो ये एक्सटेंड करना चाहते हैं जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यू है उसको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे और प्रमोट करना चाहते हैं। यूनिवर्सल जो ह्यूमनिज्म है, सार्वभौमिक मानवतावाद है, उसको की बात करते हैं, ना कि नेशनल के आधार पर लोगों को डिवाइड किया जाए। टैगोर स्पिरिचुअल और इथिकल कॉस्मोपॉलिटिज्म की बात करते हैं और ये इनका रिफ्लेक्ट करता है इनके जो वर्क है गीतांजलि उसमें। इन आइडियल की वजह से जवाहरलाल नेहरू इनको द ग्रेट ह्यूमनिस्ट ऑफ इंडिया कहकर पुकारते हैं। अब इनके कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू फ्रीडम को समझ लिया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर आइडिया देते हैं ट्रू फ्रीडम का। इनका जो ट्रू फ्रीडम है वो स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है, यूनिवर्सल है इनका ट्रू फ्रीडम और प्रैक्टिकल डायमेंशंस पर आधारित है। वो बिलीव करते हैं कि जो फ्रीडम्स है ये ह्यूमैनिटी के डिवाइन ओरिजिन, यानी डिवाइन ओरिजिन है ये ह्यूमैनिटी में, मानवता में, यानी कि ये ईश्वर से अलाइन करता है। वो कहते हैं कि इसको तभी रियलाइज किया जा सकता है जब इसको अलाइन किया जाएगा, यानी जोड़ कर देखा जाएगा इनफाइनाइट स्पिरिट से, यानी कि जो आध्यात्म है, गॉड है, उससे जोड़कर देखा जाएगा, ना कि केवल मटेरियल कंस्ट्रेंट्स पे या मटेरियल जो भौतिक चीजें हैं उस पर आधारित नहीं होना चाहिए हमारा फ्रीडम। टैगोर रिजेक्ट करते हैं नैरो नेशनलिज्म को और एडवोकेट करते हैं यूनिवर्सल फ्रीडम को, जो पॉलिटिकल और कल्चरल जो डिविजन है उससे परे होगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी पॉलिटिकल और कल्चरल डिविजन्स। इनकी जो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री, उसमें इन्विजन करते हैं रेशनल, यूनाइटेड और लिबरेटेड वर्ल्ड का। टैगोर इन आइडियल्स को अप्लाई करते हैं, एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ विजडम्स को, इमोशंस को और वैल्यूज को, ताकि कल्टिवेट किया जा सके वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को, एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप हो, जो इंडिविजुअल्स है वो सभी को समान रूप से देखे, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात करें। वो कहते हैं कि जो सेल्फलेस एक्शंस होगा, इक्वलिटी होगी और इनर ग्रोथ होगा, उससे जो वो बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी है वो नर्चर करेगी फियरलेस एंड फ्री ह्यूमन बीइंग को, जो कैपेबल होंगे ओवरकमिंग में, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा जाएगा हमको समाज में और कोई भी प्रेजुडिस या पूर्व धारणा जो है वो भी नहीं रहेगी। अब हम लोग टैगोर और गांधी के बीच जो डिबेट्स होता है उसको देख लेते हैं, यानी किन मैटर्स पे लेकर गांधी और टैगोर एकमत है, सहमत है और किन मैटर्स पे इनके दोनों में विरोध दिखाई देता है। तो एजुकेशन और बाइकाट को लेकर टैगोर जो है तो अपोज करते हैं बाइकाट करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स का। वो कहते हैं कि ये इस कारण करते हैं अपोज क्योंकि जो अल्टरनेटिव है, यानी कि जो इंडियंस स्कूल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए वो बाइकाट करने का, जो गवर्नमेंट स्कूल से बाइकाट करने को अपोज करते हैं।
जबकि गांधी आर्गू करते हैं कि जो स्टेट स्कूल है यानी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो प्रोड्यूस करेंगे हेल्पलेस एंड गार्डलेस सिटीजन्स को, यानी ऐसे सिटीजन्स जो ना तो खुद कुछ कार्य कर सकते हैं और नैतिक रूप से भी वो इंडियंस नहीं रहेंगे या नैतिकता उनके अंदर नहीं रहेगी। गार्डलेस का मतलब ये है। दोनों नॉन स्टेट जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल रन किए जाते हैं नॉन स्टेट्स के द्वारा, उसमें मदर टंग के द्वारा इंस्ट्रक्शन देने की बात करते हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं, और कल्चरल जो इमर्सन्स है यानी कल्चर जो है उसको वैल्यू को महत्व देते हैं कि कल्चर्स पर ध्यान देना चाहिए, कल्चर्स पे आधारित शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन वो टैगोर जो है तो वो गांधी के बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसको नैरो वोकेशनल फोकस मानते हैं। जबकि जो गांधी हैं वो मैनुअल वर्क को यानी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग और सेल्फ रिलायंस के रूप में देखते हैं। चरखा और खादी को लेकर क्या विचार है, तो टैगोर स्पिनिंग व्हील और बर्निंग जो इंपोर्टेंट क्लोथ है, जो बाहर से मंगाए हुए विदेशी कपड़े हैं, उनको जलाने को एज ए सिंबॉलिक और इनसफिशिएंट मानते हैं एड्रेस करने के लिए इंडियाज के जो डीपर प्रॉब्लम है उसको। वो कहते हैं इससे इंडिया के डीपर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन गांधी जो है तो अपनी बात पे अड़े अड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि जो खादी है वो मोरल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक साधन है, ये जरिया है। कास्ट और वर्ण सिस्टम को लेकर, वर्णाश्रम को लेकर क्या विचार है दोनों के, तो दोनों जो है तो अनटचेबिलिटी और कम्युनिज्म यानी जो जो कम्युनिज्म है उसको दोनों को ये कंडेम्ड करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन टैगोर जो है तो गांधी का विरोध करते हैं, गांधी के इस आधार पर डिफेंस करने की कि गांधी जी वर्णाश्रम को मोरलिटी और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर डिफेंड करते हैं, इसी कारण टैगोर इसको विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक होना चाहिए और प्रैग्मेटिक होना चाहिए। फिर कम्युनिज्म, एथिज्म और रेशनैलिटी को लेकर क्या विचार है, तो टैगोर का जो एक्सपीरियंस रहा है कलकत्ता राइट्स को देखकर वो इसके कारण इंडोर्स करते हैं, भर्त्सना करते हैं या निंदा करते हैं और ये वकालत करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एथिज्म को, यानी कि नास्तिकता के बारे में बात करते हैं कि नास्तिकता को रिचुअलिस्टिक रिलीजियसिटी से ऊपर रखना चाहिए। जो अनुष्ठानिक हमारे रिचुअल्स हैं, धर्म रिलीजियस में के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अनुष्ठानिक प्रैक्टिसेस की जाती है उसका वो विरोध करते हैं, वो नास्तिकता पर बल देते हैं। जबकि गांधी जो है तो अपोज करते हैं कम्युनिज्म को, लेकिन ये एडवोकेट नहीं करते एथिज्म को, नास्तिकता पर ये बल नहीं देते। टैगोर क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को इसलिए कि गांधी जी 1934 के बिहार अर्थ को एक डिवाइन पनिशमेंट के रूप में देख रहे थे, लेकिन जो टैगोर है वो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को प्रेफर करते हैं, ना कि डिवाइन पनिशमेंट के रूप में देखते हैं 1934 के बिहार अर्थक्वेक को। फिर लिबर्टी और सोसाइटी को लेकर क्या विचार है, तो टैगोर चैंपियन माने जाते हैं इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम्स के और सोसाइटी सेंटर इथोज के, जबकि गांधी जो है तो बल देते हैं कलेक्टिव लिबर्टी पर। लेकिन इनका जो विचार रहता है वो कल विलेज कम्युनिटी पर रहता है, उसको विलेज कम्युनिटी को एज यूनिट ऑफ गवर्नेंस के रूप में देखते हैं। वो विलेज कम्युनिटी को सेल्फ गवर्नेंस के रूप में देखते हैं कि वो अपना जो शासन है वो खुद करें। फिर मोरल और प्रैग्मेटिक लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो गांधी जी इंप्लाइड करते हैं मोरल डिस्कोर्स को मोटिवेट करने के लिए सोशल रिफॉर्म को, यानी सोशल रिफॉर्म्स को करने के लिए वो कहते हैं मोरलिटी पर आधारित होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। जबकि जो टैगोर हैं वो आर्गू करते हैं इकोनॉमिक और साइंटिफिक रीजनिंग को अप्लाई करने के लिए, वही उसको अप्रोप्रिएट मानते हैं, सही तरीका मानते हैं सोशल रिफॉर्म को करने का। अब आइए रविन्द्रनाथ टैगोर पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू कर लें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, फैक्ट आपके क्लियर हो जाएं। पहला है, इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मस्कर। तो नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको कब रिटर्न किया था, जलियांवाला बाग जो मस्कर होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के दौरान। तो ये 1919 में उन्होंने रिटर्न किया था। फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। Second है, who said the truth is not about that the spirit of conflict and conquest is at the origin in the and in the center of Western nationalism। तो ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से बिलोंग करता है। वो कहते हैं कि जो ट्रूथ होता है वो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्क्वेस्ट के स्पिरिट में नहीं आता, उसका सेंट्रल विंड नहीं है, ना तो ये ओरिजिनेट होता ना तो वेस्टर्न नेशनलिज्म के द्वारा ही।
तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट था। फिर यहाँ पर कुछ एक लिस्ट में आपको कुछ थिंकर्स दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में उनके कॉन्सेप्ट को दिया गया है, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, राम मनोहर लोहिया का चौखंबा मॉडल है और वी.डी. सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का आपका 4 हो जाएगा, बी का 4, ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉक अबाउट द सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म। तो सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म की बात रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब एज इंडियाज इंटरनेशनलिस्ट पर एक्सीलेंस इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू किसको इंडियाज इंटरनेशनलिस्ट पर एक्सीलेंस कहते हैं, तब रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज टैगोर्स रिलीजन्स ऑफ मैन पब्लिश। तो टैगोर्स का जो रिलीजन ऑफ मैन बुक है वो किस ईयर पब्लिश होती है, तो 1931 में पब्लिश्ड होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके विचारों को रिवाइज किया, साथ साथ कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी किए। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह के जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है और वहां पर डेली एमसीक्यूज भी होते हैं, जिसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।